कितना कमाए कितना गवाए, इसी सेशन को सीरीज में हमने स्टार्ट किया था, उसी की बात करने वाला हूँ। और ये हम किसी आईपीओ के ऊपर लिस्ट आईपीओ के ऊपर रिव्यू नहीं करते। बेसिकली हमारे पास टाइम की थोड़ा सा इशू होती है। हमने इसके ऊपर एक स्टडी अभी रिसेंटली कर रहा हूँ आपके सामने, कि कितना कमाए कितनों का गवाए, कितना कमाए कितने गवाए। तो जो कि बेसिकली कंसेप्ट ये है, जो आप आईपीओ में कोई पैसा लगाता है, आईपीओ में किस उम्मीद से पैसा लगाता है, किस एवरेज के लिए लगाता है, उसी की चर्चा करने वाले हूँ आज। और उस कंपनी का नाम आप देख रहे होंगे, जेएनके है। जेएन का नाम बड़ा यूनिक है, क्योंकि आपको पता है जेएनके का जम्मू एंड कश्मीर भी होता है। और इसके बेसिस पे इसका नाम जेएनके इंडिया कंपनी है। और इसका बारे में बेसिकली जम्मू कश्मीर की है नहीं, जहाँ पे मुझे स्टडी करने के पता चल रहा है। दोस्तों आपको कोई कमेंट हो तो करना। अब कंपनी करती क्या है और फिलहाल इसकी स्टॉक परफॉर्मेंस क्या नजर आती है, जहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या इसका चार्ट नजर आता है, क्या इसका चार्ट बेसिस पे परफॉर्मेंस नजर आता है, उसी को समझने का प्रयास करेंगे आज इस सेशन के अंदर। तो हम एक जो वेबसाइट था वो भी ओपन नहीं कर पाए हैं, उसको ओपन करते हैं और समझने का प्रयास करेंगे जो आखिर क्या है इसमें, इसकी अहमियत क्या है इस स्टॉक को समझने के लिए और क्या पर्पस है समझने के लिए। तो हम जेनको के चार्ट को लेते हैं, जहाँ पे रिसेंटली लिस्टिंग हुआ था। रिसेंटली लिस्टिंग के बाद क्या इफेक्ट निकल के आती है मार्केट के हिसाब से। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानते हो। कोई भी कंपनी के हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले कंपनी के बारे में थोड़ा सा पार्ट्स को रखने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली कंपनी की वेबसाइट्स पे जब हम देखते हैं तो कंपनी प्रोडक्ट और पोर्टफोलियो के हिसाब से, तो कंपनी कहती है हीटिंग इक्विपमेंट्स प्रोसेस, फायर हीटिंग और रिफॉर्म्स एंड द क्रैकिंग फर्नेसेस की कामकाज करती नजर आती है। मतलब इनका जो काम है ना, हीटिंग रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स बनती है उस पर कामकाज करती नजर आती है कंपनियां। साथ में देखा जाए कंप्लीट की दो, और इसमें एक छुपी हुई चीज एक और है कंपनी में, जो मैं आपको सामने रखने का प्रयास करता हूँ। बेसिकली कंपनी में एक छुपी हुई चीज ये है। जब हम कंपनी के बारे में थोड़ा स्टडी कर रहे थे, आज स्टडी कर रहे हैं आपके सामने, तो सबसे पहले देखा जाए तो कहती है अबाउट अस के हिसाब से जो कंपनी क्या करती है, कैपेबिलिटी इन द थर्मल डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग, इंस्टॉलिंग एंड कमिश्नरिंग, प्रोसेस, फायर हीटिंग, रिफॉर्म्स एंड द क्रैकिंग फर्नेसेस, ये काम करती नजर आती है। इसके बाद मैं इसमें छुपी हुई बात ये रखना चाहूंगा, इस कंपनी का एक यूनिट है जी एंड के रिन्यूएबल एनर्जी। इसके ऊपर कंपनी कहती है जो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में थर्ड मोस्ट अट्रैक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट इन द वर्ल्ड। इसकी वर्ड मुझे ना टच करती है, और इसमें मैंने एक स्टडी किया था और मेरे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वो मैंने किया था बेसिकली सोलर जो है ना, सोलर सेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी जो है ना, सोलर एक सोना और हीरा के जो इन्वेस्टमेंट पार्ट्स है उससे बेहतर परफॉर्मेंस करने वाला है इसकी स्टॉक या इससे जुड़ी हुई कंपनियां। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कंपनियां एक छुपी हुई रुस्तम की तरफ यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पे कामकाज करती नजर आती है। और इसकी नाम जब है जहाँ भी जिस कंपनी में आती है ना, तो वो कंपनी क्या होती है, एक एट्रैक्टिव मूवमेंट के साथ कामकाज करती है। जहाँ पे कंपनी कहती है की ऑफ द एनर्जी ट्रांजेक्शंस स्टार्टेड विद द रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम इन द फिस्कल ईयर 2022 में कंपनी स्टार्ट किया था। वी आर बिल्डिंग कैपेसिटी इन द रिन्यूएबल सेक्टर विद द कॉस्टिक हाइड्रोजन प्रोडक्ट एंड द सोलर पीवी ईपीसी। यहाँ पे आके आके मैं बात को रखता हूँ, जो कि छुपी हुई स्टॉक्स होती है ना, जैसे सोलर के अंदर कोई कंपनी कामकाज करती है तो सोचिए उसका परफॉर्मेंस तो मार्केट में होना ही होना है, क्योंकि बाकी सेक्टर से हो ना हो, और यहाँ तो एक ग्रोथेबल सेक्टर निकल के आती है। जहाँ पे लगता है मोस्टली जितनी की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, वो सब के सब सोलर सेक्टर के अंदर भागती नजर आती है। चाहे वो छोटी लेवल की कंपनियां हो या बड़ी लेवल की कंपनियां हो, चाहे वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रही हो या कुछ सर्विस दे रही हो। कहती है वी ऑल्सो लिवरेज इन द टेक्निकल नो हाउ ऑफ द जेएनके हीटर्स टू कैपिटलाइज ऑन द फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी टू द रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। और इनको पता है हीटिंग सिस्टम के हिसाब से जो बनाती है, उसको पता है जो जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी कैसे डेवलपमेंट फ्यूचर में किया जा सकता है। इनकी छुपी हुई बातें ये थी, प्रोडक्ट इनकी हमने देखा। अब चलते हैं हम सीधे सीधे स्टॉक की तरफ, और कितना कमाए कितना का गवाए उसी सेशन को लेते हुए, और उसमें हम पहले पाली चलते हैं कंपनी की आईपीओ की तरफ। ये कंपनी आईपीओ लेके आई थी रिसेंटली।
आईपीओ में आपको पता है, आईपीओ में एक अच्छे पैसे बनते हैं, अच्छे पैसे बिगड़ते हैं। कहाँ पे बिगड़ते हैं, कहाँ पे कम होते हैं, वो भी आपके सामने रखने का प्रयास करते रहते हैं टाइम टू टाइम। आज के लिए टॉपिक मेरा ये है, तो इसमें देखिए ओपन डेट कब हुआ था इसका, 23 तारीख अप्रैल में, और मैं अप्रैल में सर स्टडी नहीं कर पाया था। अब मैं देखिए इसका 25 तारीख को इसका क्लोजिंग, मतलब 2 दिन में इसका क्लोजिंग हो गया। अब हुआ क्या, मान लेते हैं इसका टाइम फ्रेम आपने 25 तारीख को आपने अप्लाई किया और आपने क्या किया, बेटिंग में पेमेंट वगैरह कर दिया सब कुछ। तो पहले आती है इसकी आईपीओ की तरफ। ये आईपीओ कहती है मैन्युफैक्चर ऑफ द इंडस्ट्रियल हीटिंग इक्विपमेंट बनाती है, लाइक प्रोसेस फायर हीटर, रिफॉर्मर्स एंड क्रैकिंग फर्नेसेस। दे कैटर इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट के लिए कामकाज करती है, सेविंग द इंडस्ट्रियल्स लाइक एज द ऑयल गैस, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स। मतलब इनकी मेन सेक्टर ये निकल के आती है। देयर सर्विस इज कंप्लीट इन द एंटायर प्रोजेक्ट life cycle from the design and engineering, installation in the commissioning. J&K India stand out for the experience in the remote locations. मैं यहाँ पे आके एक करता हूँ क्या, डबल लाइन। रिमोट लोकेशन आपको पता है ना, जो ग्रामीण आपके क्षेत्र होते हैं वहां पर। हैज ए प्रोवन सेफ्टी रिकॉर्ड्स रिसीविंग द रिकॉग्निशन एंड द, अर्थात सीधा सीधा इस कंपनी के बारे में ये समझा है, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के साथ साथ ना जो रिमोट एरिया में करने वाली हीटिंग इक्विपमेंट है उसमें भी कामकाज करती नजर आती है कंपनियां। और बेसिकली देखा जाए तो ये कंपनियां काम करती हैं ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर में जो यूज होता है माइलस्टोन के हिसाब से, जो कि कंपनियां प्रोडक्ट यूज होती है उसमें कामकाज करती नजर आती है। तो हम इसके ऑर्डर की तरफ बाद में चलेंगे, इसमें लेटेस्ट एक चीज को यहाँ पे रखने का प्रयास करेंगे। लेटेस्ट इसके पास 15 जून को एक ऑर्डर आया था, और ऑर्डर क्या था, कहाँ से आया था, इनके पास J&K इंडिया रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द गैस क्रैकर यूनिट्स डिवोटली क्रैकिंग प्रोजेक्ट इन द RIL इन द NMD, अर्थात RIL का मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज है। इसको हम कंप्लीटली वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे आज से, सही में इसके पास रिलायंस से कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मिला है या नहीं मिला है। तो अब आते हैं इसके तरफ जहां पे हम कमाए और गमाए की बात कर रहे थे। आईपीओ की टाइम कब आई थी आपको पता है ना, आईपीओ ओपन कब हुआ था, 23 तारीख को। क्लोज कब हुआ आईपीओ, 25 तारीख को। मैं इसका टाइम फ्रेम लेता हूं 25 तारीख को। 25 तारीख को आपने आईपीओ में पैसा लगाया, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा इशू हो जाता है। 25 को आपने पैसा लगाया, कितना, आईपीओ का प्राइस कितना था, 415 रुपए का प्राइस बैंड था, 395 से 415, कोई बात नहीं चलेगा। अब इसके बाद लिस्टिंग कब होती है, 30 तारीख को। अर्थात देखिए मैं सीधे सीधे बात करूं तो इस लिस्टिंग में कितना टाइम लगा, 5 दिन। 5 दिन में कितना पैसा बना, लिस्टिंग प्राइस कितना था, 600 कितने का, 661 रुपए का। अब देखिए सीधे सीधे 5 दिन के अंदर 50% का जंप है, अर्थात आपको एक दिन का कितना मिल रहा है, 10%। कोई बुरा तो नहीं है। आज के टाइम तक देखा जाए जो कि इनकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रही है, उसकी प्राइस के हिसाब से देखा जाए इनकी करंट प्राइस मार्केट प्राइस है 852 के आसपास, जो कि हम वेरीफाई भी कर लेंगे। 105% का बेनिफिट कितने पीरियड में, नियरली मई और 15 से 17 20, अर्थात 50 दिन के अंदर आपको यहां पे कितना मिलता है, 105%। और ओवरऑल 5 दिन के अंदर कितना मिल गया आपको, 50%। तो ये है बेनिफिशियली। क्या एक बात निकल के आती, क्या उस टाइम फ्रेम में मार्केट भी इसी हिसाब से कामकाज करती थी, या मार्केट में ऐसा नहीं? तो मार्केट में कई बार होता है ना, जो कुछ चीजें मार्केट के बेसिस पे मार्केट ट्रेंडिंग अच्छी चलती रही, जो मार्केट में हर जगह पे खरीदारी का मौका मिलता है। मार्केट पोजीशन गिरावट में है तो सबके सब बिकबाली करके भागते, मतलब मार्केट सेंटिमेंटल चलती है। मार्केट एक सेंटिमेंटल बेसिकली चलती है, उससे फंडामेंटली और टेक्निकल दोनों को सेंटिमेंटल के साथ मर्ज कर दीजिए तो वही निकल के आती है डेटा, तभी काम होती है। क्योंकि आपको मार्केट में तीनों तरह की चीजों को एक अपनी, यदि मार्केट में 3 पिलर की बात करूं ना, तो मार्केट में 3 पिलर ही कामकाज करती है। 3 पिलर में सबसे बड़ा जो पिलर है ना वो है सेंटीमेंट। सेंटीमेंट कहां से आता है, मार्केट के न्यूज से।
और कहाँ से आता है मार्केट में, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, जो कि इनको इफेक्ट करेगा। सेंटिमेंटल में न्यूज के साथ साथ गवर्नमेंट की पॉलिसी, आरबीआई की पॉलिसी, जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उसके सब के सब इफेक्टेड करते हैं। अब तीसरा पिलर में, पहला पिलर, दूसरा और तीसरा की बात कर रहे थे। पहला क्या होता है फंडामेंटल, दूसरा सेंटिमेंटल, तीसरा टेक्निकल। और इसी चीजों को मिला करके, इन खास के इन दोनों को मर्ज करके, मार्केट सेंटिमेंटल को मर्ज करके जो टेक्निकल काम करती है ना, वो क्या करती है, इसके बेस पे डिसाइड करती है जो मार्केट को किस मूड से कहाँ निकलना है। और यही क्रम की बात करें तो ये एक डेटा निकल के आती है। अब हम चलते हैं इसको समझने के लिए, आखिर कंपनी के क्या क्या फाइनेंशियल्स हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल की एक तरफ नजर डालें तो कंपनी की क्या निकली थी। कंपनी के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी अच्छी खासी आईपीओ में लेके आई थी पैसा, करीब ज़्यादा पैसा की जरूरत नहीं थी, 650 करोड़ लेके आई थी आईपीओ साइज। और इनको देखा जाए तो नियरली 30 और ग्रेस ग्रे मार्केट प्राइस की बात हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं। और देखा जाए तो करीब 28 टर्म्स का सब्सक्रिप्शन हुआ था इनका। एक के बदले 28 लोगों ने, एक शेयर के बदले 28 शेयर के लिए लोगों ने यहाँ पे बेडिंग किया था। अब आते हैं वैल्यूएशन की बात। तो वैल्यूएशन के बाद में हम पता ही है जहाँ वैल्यूएशन मार्केट क्या और बाकी सारी चीज़ें निकल के आती है। आईपीओ की इशू साइज के बारे में हमने देखा था। अब इसका कुछ रिजल्ट की पार्ट को देखें तो क्या निकल के आती है, ये तो क्वांटिटेटिव इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से निकल के आती है। अब 3 साल के डेटा को एक कंपेयर करके चलते हैं, और अभी 24 का डेटा अभी इसमें आया नहीं, और इसको हम चलेंगे समझने के लिए क्या 24 का डेटा उन्होंने फाइल किया है नहीं किया है। क्योंकि इसका हम देखा जाए कोई कंपनी का क्वार्टरली तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया ना, तो कोई सा कंपनी का डेटा फाइल कर रखा है, तो हम इसी पे चलते हैं। बाकी वहाँ से कोई जानकारी मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैच करेगा नहीं, इसलिए हम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन की तरफ ध्यान देते हैं। और मैं निकल के आती है कंपनी का, देखा जाए तो प्राइस अच्छी खासी जंप करती नजर आती है। 52 वीक में हाई भी अच्छा खासा गया था, 895 तक गया था, और थोड़ी सी गिरावट है। लो की साइड की देखें तो बॉटम 550 तक गया था, जो कि आईपीओ साइज से ऊपर ही रहा है। उसके बाद देखा जाए इसके चार्ट को एक नज़र डालें तो चार्ट में क्या निकल के आती है। चार्ट में एक अभी रिसेंटली इसका चार्ट कब बना था, 3 महीने के चार्ट ही लो, क्योंकि इसका स्टार्टिंग हुआ था अप्रैल में। अप्रैल में देखिए, अप्रैल से लेकर के अभी तक मार्केट में क्या हुआ, गिरावट थी थोड़ी सी। क्योंकि मार्केट जब भी होता है, जब अच्छी खासी प्राइसिंग पे लिस्टिंग होती है ना, थोड़ी सी गिरावट आती है, वो एक जेन्यून सी चीज़ें होती हैं। उसके बाद मार्केट क्या करती है, एक एवरेज प्राइस के आसपास मार्केट कामकाज करती नजर आती है। एवरेज प्राइस के आसपास जैसे होती है, जब रिजल्ट का पार्ट इसका आता है ना, कब का रिजल्ट के बाद से 13 जून, 13 जून के बाद इसका रिजल्ट लगता है, उसी टाइम के आसपास आया था। 13 जून के बाद सीधे के सीधे स्विंग करती नजर आती है, और ये इसका एक स्विंग प्रोसेस था। यदि हम मैच करके देखें इसको, देखिए एवरेज प्राइस के आसपास उछलती हुई निकलती है। इसकी एवरेज क्या मानो, साथ में एक और लेते हैं लाइन आइटम को, और इसके बेसिस पे इसको नहीं लिया जा सकता। तो ये कुछ पार्ट्स थी यहाँ पे जो हमने समझने के लिए प्रयास किया है। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने के लिए, कंप्लीटली लर्निंग पर्पस के लिए है। इसकी लेटेस्ट अपडेट हमने देखा, और ये क्या करती है, इसके पास 15 तारीख को लेटेस्ट अपडेट आया था। उसके बाद देखा जाए मेमोरेंडम ऑफ एमओयू साइन हुआ था, एग्रीमेंट किसके साथ हुआ था, क्योंकि बिजनेस इसका मॉडल क्या हुआ, 13 तारीख से, 13 कब से चालू हुआ इसका जो चार्ट था, 13 जून से स्टार्ट हुआ। इसका परफॉर्मेंस कब से स्टार्ट हुआ है, 11-12 जून के बाद चालू हुआ है, और ये उसके बाद ग्रो किया, अर्थात ये इसका इफेक्ट किया है इसका न्यूज आइटम्स, और न्यूज आइटम में कंपनी की कुछ इंफॉर्मेशन। अब इनके पास क्या निकल के आती है, कंपनी हैज रिसीव्ड द मेगा ऑर्डर, कंपनी का एक ऑर्डर मिलता है, कहां से, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑन द जून 14 तारीख। किस चीज के लिए, ग्रेस कैकर्स यूनिट्स, जीसीयू, डी बोटलनेक्निक्स प्रोजेक्ट इन द RIL नेगोथेंस मैन्युफैक्चरिंग डिविजन्स, महाराष्ट्र मिला इनको प्रोजेक्ट। जैसे इनके प्रोजेक्ट मिला किससे, रिलायंस इंडस्ट्रीज से, किस चीज के लिए, इंक्लूडिंग डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, सप्लाई, कंप्लीशन साइट इरेक्शंस एंड द टेक्निकल असिस्टेंट। कंपनी की उसी दिन से, जैसे मार्केट में इसकी न्यूज आती है, कब आती है, 15 तारीख को। उससे पहले मार्केट रिएक्ट करना चालू कर देती है, आपको पता है। चार्ट को एक बार ले सामने, 13 तारीख के आसपास की बात कर रहा हूँ। उससे पहले क्या हुआ,
15 तारीख को दो इनके पास ऑर्डर मिलता है। और ये इसका जो खबरें थी ना वो मार्केट में पहले से पता हो सकता है कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक मार्केट में पता नहीं होगा तब तक ये मार्केट जो है वो 13 तारीख तक 12 तारीख तक उसी के आसपास कामकाज कर रही थी। और उसके बाद लगातार मार्केट में क्या हुआ, लगातार बढ़ना चालू करता है और रुकने का नाम ही नहीं है, क्योंकि इसके पास दो दो ऑर्डर आ चुके हैं। 15 तारीख का दूसरा ऑर्डर की बात करें, ये कब का था, ये भी 15 तारीख का था। तो मार्केट बेसिकली 16 तारीख को जंप करना चाहिए था। तो 16 तारीख को दिन की बात करें तो 16 तारीख को दिन क्या था, 16 तारीख को संडे था। और इसके हिसाब से देखा तो बने इसके फ्राइडे को इसका पास स्टॉक जंप करना स्टार्ट करता है। और टाइम फ्रेम देखो तो कब से स्टार्ट करता है जंप करना, 13 तारीख को। अर्थात 13 तारीख को पता चल गया किसी न किसी को जो मार्केट में इस तरह की चीजें आने वाली है, इसको ऑर्डर मिलने वाला है। दूसरा बात करें, दूसरा ऑर्डर किसके पास आता है, दोबारा किसके पास आता है, RIL के आस मेगा ऑर्डर मिलता है, 14 जून को मिलता है। किस चीज के लिए मिलता है, वही दहेज मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन के लिए मिलता है। कहाँ के लिए, गुजरात के लिए। स्कोप ऑफ वर्क इंक्लूडिंग द डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई। ऑर्डर कितने का वैल्यू का शाह आपको पता है, ऑर्डर की वैल्यू एक बार हम ध्यान देते हैं। पहले 15 तारीख का पहला ऑर्डर, पहली ऑर्डर की अमाउंट देखें, पहली ऑर्डर इनको मिला था कितने वैल्यूएशन का। अब वैल्यू की बात करो तो वैल्यू निकल के आती है अल्ट्रा, मेगा और ये सिग्निफिकेंट्स, लार्जर्स, मेजर्स। और इनके पास अमाउंट्स की बात क्या निकल के आती है कि नहीं निकल के आती है। ये मेगा ऑर्डर की बात करती है, प्रोजेक्ट डिलीवरी शेड्यूल इन द 21 मंथ्स, कंप्लीशंस के लिए ऑर्डर की अमाउंट्स कुछ नहीं है क्या, वैल्यूएशन अब करोड़, सिग्निफिकेंट के लिए ये, लार्ज के लिए ये, मेजर के लिए ये, मेगा के लिए ये। अच्छा, मेगा के लिए था, मेगा प्रोजेक्ट मिलने का मतलब इनका ये है, अमाउंट डिक्लेरेशन नहीं किया इन्होंने, 350 करोड़ से 500 करोड़ तक का ऑर्डर मिला इनके पास। मेगा प्रोजेक्ट का मतलब यही हुआ। और इसमें कुछ अमाउंट की डिटेल उन्होंने फाइल किया तो बताऊं, तो कहती है एज पर द रूल्स रेगुलेशन, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री ने 14 तारीख उनको दिया था, एक ऑर्डर दिया मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन के लिए। और उसमें कुछ ऐसा अमाउंट ना मुझे देखने को नहीं मिल रही है। आपको दोस्तों कोई मिले तो मुझे बताना, क्योंकि मेजर मेगा का मतलब इनका ये है, प्रोजेक्ट क्लियरिफिकेशन है, मेगा का मतलब ये दिया 350 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ तक का जो प्रोजेक्ट है उसको मेगा कैटेगरी में रखा गया है। अर्थात इसका प्रोजेक्ट नियरली पास एवरेज भी करके देखें तो कितना होता है, 850 का डिवाइड कर दीजिए। एवरेज निकालने के लिए क्या होगा, इन दोनों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो होता है कितना 850, और 8.5 को हम करते हैं एवरेज 2, तो निकल के आती है 425। अर्थात 425 करोड़ का तो ऑर्डर मिला ही होगा। तो इनका ऑर्डर मिला ये पहला, और मतलब डबल ऑर्डर मिला था 800 करोड़ के आसपास का, 800-900 करोड़ का ऑर्डर इनको मिल चुका। और इसी बेसिस पे मार्केट में किसी न किसी को पता होगा, इसीलिए तो मार्केट ही जंप करना चालू किया। और न्यूज़पेपर पब्लिकेशन था, क्या क्या कहती है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कब आती है, करीब 6 तारीख को, 1 जून को आती है। और वो किस चीज़ के लिए आती है, फाइनेंशियल्स के लिए आती है। और फाइनेंशियल बढ़ना चालू करते हैं। फाइनेंशियल के बेसिस पे इसका चार्ट में इफेक्ट नहीं हुआ। यदि 1 जून को बात करें तो 1 जून को क्या हुआ, 1 जून को इसमें कुछ नहीं हुआ मार्केट में दोस्तों, 1 जून को मार्केट में कुछ नहीं हुआ, स्टेबल रहा। लेकिन उसके बाद जंप करना चालू किया। और कॉर्पोरेट एक्शन में भी कुछ पार्ट, डिविडेंड की बात की कुछ कह रही थी कंपनी, यहाँ पे बोर्ड एक्शन डिविडेंड की बात भी कर रही थी 30 मार्च को। डिविडेंड की बात क्या कर रही थी जरा समझे। एक छोटी सी कंपनी नया लिस्टिंग होती है और डिविडेंड भी देती है, अर्थात क्या इसका एनुअल जनरल मीटिंग की बात करें और वैल्यूएशन फेस वैल्यू 2 रुपये क्या है। और कंपनी ने कहा कि हम 15% डिविडेंड देंगे, अर्थात कितना, 30 पैसा का डिविडेंड देंगे, जिसका फेस वैल्यू 2 रुपये का है। अब आते हैं, जैसे फेस वैल्यू का नाम आते हैं ना, हम आप बताते हैं कंपनी की थोड़ा सा ओवरव्यू और वाइडर करने के क्रम में। अब कहती है कंपनी की कुछ हिस्टोरिकल डेटा बेसिस पे कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें। यहाँ पे बुक वैल्यू भी आएगी नहीं, उसके बेसिस पे कुछ निकलेगा नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू होगी नहीं। यहाँ पे 2 चीज इंपॉर्टेंट है, डेट्स टू इक्विटी रेशियो 0.34 और करंट रेशियो। करंट रेशियो के बारे में आपको पता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की जो रेशियो है उसको करंट रेशियो कहते हैं, 1.50। अब आते हैं इंडस्ट्रीज के पीई की बात। इंडस्ट्री की पोटेंशियल कितना है, 43 के आसपास। उस देश में इसका पोटेंशियल कितना है, 75 के आसपास।
प्रोमोटर्स होल्डिंग्स 68%, आरओसी कितना 39, आरओसी 46। प्रोमोटर होल्डिंग कुछ है नहीं ऐसा। डिविडेंड के लिए ऑलरेडी कंपनी कर चुका है, तो यहाँ पर डिविडेंड येल्ड होना चाहिए, फिलहाल यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि एजीएम में भी होगा तो 30 पैसा का डिविडेंड कंपनी देगी। क्लियर। कंपनी की ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितना है 13 रुपए का। ठीक है, अच्छी बात है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, जहां पे हम रिजल्ट की तरफ देखें। तो रिजल्ट हमारे पास निकल के इनका आता है क्वार्टरली बेसिस का। तो क्वार्टरली बेसिस में क्या होता है, मार्च 23 से लेकर के इनका हाफ ईयरली डेटा ऑफ कंप्लायंस फाइल करता है या ईयरली करता है, क्वार्टरली करता है। मार्च 23 को छोड़े, 24 को देखें, 23 दिसंबर को देखो, 120 करोड़ से सीधा डबल 220 करोड़। क्या सेल्स, अच्छी इंफॉर्मेशन। प्रॉफिट 14% के आसपास मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 17 करोड़ का, इससे पहले 30 करोड़ का। अर्थात यहाँ पे सीधे के सीधे ये एक स्टेबल है, उसके बाद वी स्विंग करती है और वी स्विंग के बाद दोबारा गिरती है इस लेवल से। एवरेज क्या निकलेगी, चलिए कुछ बात नहीं। अब आते हैं प्रॉफिट के दाम ईयरली बेसिस में। यहाँ पे 4 साल का डेटा है, इन 4 साल के डेटा को आकलन करेंगे 21, 22, 23 और 24 को। अब देखिए 21 में 3 साल पहले कितना सेल्स 138 करोड़, और ये 24 में कितना होता है 480 करोड़। क्या पोटेंशियल लगता है मार्केट में, बिल्कुल लगती है। सेल्स यदि बढ़ रही है तो पोटेंशियल लगती है, लेकिन सेल्स के आधार पर हम डेटर्स रेशियो को चेक करेंगे क्या कहती है। क्योंकि मेरा समझने का पर्पस ये है, किसी भी बिजनेस में आप बिजनेस तो करते हो, तो आपकी सेल्स आपने बुक किया, उस सेल्स के बेसिस पे आपने जो डेटर क्रिएट किया उसकी रिकवरी कितना होगा, इनका हम क्या निकालेंगे, क्या निकाल देंगे, डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स, एंड तब परसेंटेज निकालेंगे, क्या परसेंटेज निकल के आती है। तो वो हम उसकी पार्ट्स में चलेंगे आगे। यहां देखा जाए तो प्रॉफिट 63 करोड़, और ये क्या कहता है, लगातार यहां से 16 से सीधे इंक्रीज करती नजर आती है, और ये सीधे के सीधे जंप करती नजर आती है। इसको देखा तो 16 इंटू 4 टाइम्स, सीधे सीधे 4 टाइम्स का, 4 साल में 4 गुना। तो पैसा 1 साल में कितना, सोचिए, यहां पे प्रॉफिट 4 साल में 4 गुना, अर्थात 4 ईयर 4 टाइम्स इंक्रीज प्रॉफिट पार्ट। इसके बाद कुछ करना भी है नहीं, क्योंकि ये हिस्टोरिकल डेटा बेसिस पे है। इसको फिलहाल हम डिनाई करते हैं, डिनाई करके आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करेंगे किसके लिए, जहां हम चर्चा कर रहे थे डेटर्स को पार्ट को लेकर के। कितना देना पैसा देता है 162 दिन में, यहां पर तो थोड़ा सा दिक्कत है। अब आते हैं कहां पे, बैलेंस शीट में डेटर्स को पार्ट। डेटर्स कितना निकल के आती है 213 करोड़, अर्थात 213 करोड़ जो है, प्रॉफिट कितने पार्ट है 480 करोड़, 213 करोड़। आकलन कीजिए दोस्तों, कितने परसेंट निकल के आती है, नियरली 40%, नियरली हार्डली इसके आसपास निकल के आती है। राउंड ऑफ के हिसाब से देखा जाए तो ऊपर नीचे को छोड़ दें तो 40% इनकी क्या हो रही है, मार्केट होल्ड है। जो पैसा कब आएगा 162 दिन में, और ये डिले भी हो सकता है। तो पोटेंशियल में कहां पे दिक्कत आ रही है, केवल और केवल इस पार्ट में आकर के दिक्कत आ रही है। कैश फ्लो में कुछ इफेक्ट करता है इसके लिए, करती है। कैश फ्लो ऑपरेशन में दिक्कत आती है, निगेटिव हो जाती है, निगेटिव
जिस हिसाब से यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज करती नजर आती है, उस हिसाब से इनके एसेट्स में चार्ट को देखिए, चार्ट को एक आकलन करके देखिए, चार्ट कहाँ पे किस ग्राफ से हिसाब से निकलती नजर आती है। मैं केवल केवल एक मैथमेटिकल ग्राफ की बात कर रहा हूँ। जब आप कोई ग्राफ बनाते हैं, चार्ट बनाने के प्रयास करते हैं ग्राफ से, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा कहाँ पे नजर आती है, जो डिग्री के ग्राफ करें बात करें तो यहाँ पे रिवेन्यू तो अच्छी खासी इंक्रीज करती नजर आती है, लेकिन उस बेसिस पे पोटेंशियल्स में हिसाब से इनकी प्रॉफिट कम नजर आती है। ये इसका पार्ट था। और दोस्तों बीच में शायद वॉइस नहीं आ सकती, आई होगी, शायद इशू हो गया होगा, कुछ इशू। यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस लेवल की पिछले कुछ दिनों में परफॉर्मेंस लेवल क्या निकल के आती है। तो हम आज समझ रहे थे कंपनी के बारे में जिसका पोटेंशियल्स, जीएन के बारे में, जो कि एक न्यू सेक्टर में एंट्री करके साथ 2022 में किया था। और वो भी सेक्टर क्या था इसका? सेक्टर था सोलर, और बाकी तो हीटिंग का इक्विपमेंट बनाता है, परफॉर्मेंस अच्छी दिखती है। और इसकी बेसिस पे आज तक के डेटा में देखा जाए तो स्टॉक की परफॉर्मेंस जो है एज ऑन डेट 100% की इंक्रीज कर चुकी है लिस्टिंग प्राइस के बाद की बात कर रहा हूँ। और 100% की प्रूफ यहाँ पे देखने को मिलती है लिस्टिंग प्राइस से। मैं मार्केट लिस्टिंग आईपीओ प्राइस की बात कर रहा हूँ, लिस्टिंग प्राइस से नहीं किया है। लिस्टिंग प्राइस से देखा जाए तो लिस्टिंग प्राइस था इसका नियरली कितना, लिस्टिंग में ओपन कब हुआ था ये, लिस्टिंग गेन, लिस्टिंग प्राइस हो गया 621 का। उसके बेसिस पे देखा जाए तो ये करीब कितना परसेंट का जंप करता नजर आता है कंपनी, नियरली देखा जाए तो करीब 28% का जंप करता नजर आता है। हमने इसको समझने का प्रयास किया दोस्तों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।